गुड आफ्टरनून। आज 9th क्लास का एसएस का पेपर है। आज हम इस पेपर को सोल्व करते हैं क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में आया है। अभी 2023 का जो फाइनल पेपर आज ही जो हुआ है इसी में आया है, तो मैं देख रही थी इसको फटाफट सोल्व करते हैं ताकि बच्चे भी इसको घर जाके मिला के देख ले उनको कितने अंक आ सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए इनमें सही उत्तर है वो है राजा राम मोहन राय। दूसरा प्रश्न है जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो ये है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। तो बच्चे ने किया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि देखिए द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। किताब का नाम है, तो इनके लेखक कौन है, वीर सावरकर है। बच्चे ने किया है, तो ये उत्तर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, चौथा प्रश्न है एमसीक्यू में, शहीद उधम सिंह की अस्थियां भारत में कब आई थी। तो देखिए, शहीद उधम सिंह को अंग्रेजों की सरकार ने लंदन में फांसी दे दी गई थी और वहीं पर जेल में उनको क्या कर दिया गया था, दफना दिया गया था। ये घटना थी 31 जुलाई 1940 की घटना थी। और जो पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने केंद्र सरकार से प्रयास करके 31 जुलाई 1974 को उनकी अस्थियों को भारत मंगवाया और उसके बाद उनका यहाँ पे क्या किया, पूरे विधि विधान से दाह संस्कार के तरह उनको भारत में लाकर उनको समर्पित करवाया। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, बंगाल को विभाजित करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे। अब देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था, ये सही है, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था। उनके पीछे क्या कारण थे, 2 कारण बताना। एक तो उनका था कि हिंदू मुसलमानों में फूट डालना, और दूसरा जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसको क्या करना, कमज़ोर करना। क्योंकि बंगाल था वो राष्ट्रवादियों का, क्रांतिकारियों का गढ़ था एक तरह से, और वहाँ पे हिंदू मुसलमानों को भी वो क्या करना चाहते थे, भड़काना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या था, 2 चीज़ें बच्चे लिखते हैं तो आप उसको सही कीजिएगा। भारतीय क्रांतिकारियों के कोई 2 मुख्य उद्देश्य। तो भारतीय क्रांतिकारियों के उद्देश्य क्या थे, स्वतंत्रता प्राप्त करना, स्वराज चाहना, और अंग्रेजों के द्वारा जो काम किए जा रहे थे उनको क्या करना, निष्क्रिय करना। असहयोग आंदोलन का महत्व क्या था। असहयोग आंदोलन का महत्व था भाई राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में असहयोग आंदोलन जो चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा, वकालत का असहयोग करना, काम में असहयोग करना, अंग्रेजों के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते थे उनका असहयोग। इस तरह अगर बच्चे लिखते हैं तो उसमें 3-4 पॉइंट तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो बड़ा महत्व था असहयोग आंदोलन का, महात्मा गांधी ने जो चलाया कि भाई असहयोग सरकार का करो और हिंसात्मक रूप से कोई भी कार्रवाई ना हो, हिंसात्मक रूप से हम स्वतंत्रता को क्या करें, प्राप्त करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी और नेताजी के विचारों में क्या भेदभाव था। अब देखिए, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जो थे उनके नेता, दोनों नेताओं में, दोनों ही बहुत प्रसिद्धि वाले नेता थे, दोनों के विचारों में हमेशा भेदभाव रहा। क्योंकि गांधी जी धीरे धीरे सीधे तरीके से, असहयोग तरीके से और अहिंसात्मक रूप से क्या करना चाहते थे, स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे कि गरम दल के एक तरह से नेता थे कि वो अपने जल्दी से जल्दी स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। तो दोनों में कहीं ना कहीं इस आधार पर, यानी कि जो आंदोलन चल रहा था नरम और गरम जो पंथी के आधार पर, दोनों में क्या था, कुछ अंतर था। दोनों एक दूसरे के विचारों से कई बार क्या रहते थे, असहमत हुआ करते थे। नेक्स्ट है 9% है कि संविधान निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका का विस्तार से। अब देखिए, संविधान निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे, विभिन्न देशों की यात्राएं की, संविधान में जो चीज़ें लिखे उन पर जितनी और भी बहुत सारी समितियां थी जिनके वो मेंबर रहे, और संविधान को बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और संविधान निर्माता के तौर पे जाना जाता है। अगर बच्चे किसी तरह एक्सप्लेन करते हैं तो 5 नंबर का प्रश्न है। या फिर ऑप्शन में दूसरा प्रश्न है वो ये है कि भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों पर
विचार कीजिए। तो भारत का विभाजन था, प्रमुख कारण में मुख्य रूप से 2 ही प्रमुख कारण थे, जिनमें एक तो जिन्ना की हट, जिन्होंने जिहाद से हिंदू और मुसलमान करके मुस्लिम की स्थापना बना करके वो किया। दूसरा अंग्रेजों की एक मंशा थी कि भाई इनके टुकड़े किया जाए। तो ये मुख्य रूप से कारण थे, इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि ये सांप्रदायिकता के आधार पर दोनों देशों का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मानचित्र का प्रश्न है। देखिएगा, हरियाणा के मानचित्र में 1857 के उन स्थानों को दिखाना है, 3 केंद्र दिखाने हैं जहाँ पे 1857 की क्रांति ने भाग लिया। तो देखिए, इसके अंदर हम भर सकते हैं 3 स्थान: झज्जर, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, फर्रुखनगर। तो इस तरह बच्चे अगर इनमें से कोई भी 3 स्थान बनते हैं तो 3 नंबर का प्रश्न ये पूरा सही होता है। अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का पोर्शन है, उसमें राजनीति विज्ञान में 11वां प्रश्न है कि इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलते, लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलते। तो कौन सा है? 4 पॉइंट है, देखिएगा। लोगों का संघर्ष, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, उपनिवेशवाद का अंत, लोगों की स्वतंत्रता की चाह। तो देखिए, विदेशी आक्रमण की चाह जो है, इससे लोकतंत्र में क्या नहीं होता, विस्तार नहीं होता। नेक्स्ट देखिएगा, 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? जब शुरू में संविधान सभा बनी थी तो उस समय संविधान सदस्यों की संख्या 389 थी। वो आज़ादी से पूर्व की बात है। और जब भारत अलग अलग हो गए, दोनों देशों का बंटवारा हो गया, तो जो भारत की संविधान सभा की उनमें सदस्यों की संख्या 299 थी, यानी कि 299 थी, जिसमें से 296 सदस्य क्या थे? चुने हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में कौन सा नारा दिया था? तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में जो नारा दिया था, वो नारा था गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जिसकी वजह से वो क्या हुई थी? विजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम राजनीति विज्ञान का कि कौन सी, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 है कि कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो 4 ऑप्शन है: सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। तो देखिए, जाहिर की बात है कि संसद ही कानून बनाती है, संसद ही संशोधन करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कौन सी शासन व्यवस्था सबसे बेहतर है? तो देखिए, लोकतंत्र शासन व्यवस्था सबसे बेहतर है। सबको लोकतंत्र शासन व्यवस्था ही क्या है? पसंद है, और दुनिया के ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र शासन व्यवस्था ही चलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोकतंत्र के खिलाफ कोई 2 तर्क दीजिएगा। तो लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क है, यानी कि अवगुण, कमियां क्या है? लोकतंत्र में कोई भी काम किया जाता है तो उसमें देरी होती है, डिसीजन लेने में देरी होती है, और जहाँ पे पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं होती, वहाँ पे लोकतंत्र में नेता चुनने में क्या होते हैं, कई बार गड़बड़ी हो जाती है। तो इस तरह के कई पॉइंट में ज़्यादा धन खर्च होता है, इस तरह से कुछ 2 पॉइंट लिख सकते हैं। जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? देखिए, नेक्स्ट पर्सन जनमत संग्रह। तो देखिए, प्रत्यक्ष मतदान है ये एक तरह का, जिसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा विशेष प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। प्रत्यक्ष एक तरह से डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है वो। नेक्स्ट देखिएगा, चुनाव आयोग के 3 कार्य बताइए। तो देखिए, चुनाव आयोग के कार्य क्या है? चुनाव आयोग चुनाव क्षेत्र की सीमाओं को निश्चित करता है, मतदाताओं को पहचान पत्र देता है, चुनाव की तारीखें तय करता है, वोटिंग करवाता है, चुनाव करवाता है, उनकी पूरी व्यवस्था करता है। ये सारे काम चुनाव आयोग के 3 कार्य इस तरह बच्चे लिखेंगे तो उनको नंबर देने हैं। संविधान सभा किसे कहते हैं? देखिए, संविधान सभा वो सभा होती है जो किसी भी देश के लिए संविधान का क्या करती है? निर्माण करती है। और भारतीय संविधान सभा ने अपना काम कब पूरा किया? अब हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने अपना काम कब पूरा किया। तो भारतीय संविधान सभा ने अपना काम पूरा कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा ने अपना संविधान बना लिया था, लेकिन उस संविधान को लागू हमने कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में
प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, भारतीय संविधान में हमें अनेक तरह की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, वो कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी आ जा कर सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है, अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इस तरह 4-5 पॉइंट बनाकर बच्चे अलग अलग तरीके से उनको लिखते हैं तो नंबर देना। तो जो संविधान के अनुच्छेद 22 के अंदर जो हमें स्वतंत्रताएं दी गई है, उनको 5 नंबर में ये पर्सन एक्सप्लेन कर सकते हैं। संसद क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या है, अथवा में ये पर्सन है, ये भी कर सकते हैं। तो संसद एक किस तरह से निर्वाचित सदस्यों का सदन है, 2 सदनों से मिलकर बना है। संसद परिभाषित, राष्ट्रपति इसमें सम्मिलित है और इनकी शक्तियाँ बजट बनाना, ये करना, कानून बनाना, कानूनों में संशोधन करना, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, इन सारी चीज़ों के बारे में 5 पॉइंट बना के बच्चे लिख देते हैं। तो उनको हमें क्या करना होता है, सही करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कौन सा प्रश्न है। अब आता है भूगोल। ज्योग्राफी में देखिएगा कौन सा प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। जो पूर्वी घाट है उसका सर्वोच्च शिखर क्या है। तो देखिए, इसमें महेंद्रगिरी आएगा, जिनके उड़ीसा में है ये। इसकी लंबाई 1505 मीटर है। और खासी पहाड़ी है, ये हमारी मेघालय में पड़ती है। पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी है वो तो होती है झिंडामना है, जो 1690 मीटर जिसकी ऊंचाई है, लेकिन यहाँ पे उसका नाम नहीं है, तो इसलिए क्या है, महेंद्रगिरी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, देखिए वो है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो सांबर झील है, वो सबसे ज़्यादा नमक वाली क्या है, झील है। ये इसका प्रश्न का उत्तर ये होगा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, वो है, कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो देखिएगा, कवरत्ती है वो किसकी है, लक्षद्वीप की राजधानी है। तो ये बच्चों ने सही किया है ज़्यादातर। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इनमें से कोई भी नहीं है। आम्र वर्षा नहीं है, व्यापारी पवन नहीं है, स्थानीय ठंडी पवनें नहीं, इनमें से कोई। तो इसमें लू आना था, लेकिन इसमें से डी करेंगे इसका, क्योंकि इनमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न है हमारा। तो 25वां प्रश्न में क्या है, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्रों के नाम हमें बताना है। तो हमारे एक तो श्रीलंका है हमारे जो पश्चिम में, एक मालदीव है। तो 2 नंबर के ये प्रश्न है। जीवोम किसे कहते हैं। जीवोम देखिए जैव क्षेत्र है ये। जीवोम क्या है, जैव क्षेत्र है। धरती समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को जीवोम बोलते हैं जिसमें सभी भागों में मौसम, भूगोल और जीवों में क्या होती है, एक तरह से जो वहाँ पे निवास करते हैं उनमें क्या होती है, समानता होती है, उनको जीवों कहते हैं। जलवायु क्या है, जलवायु में देखिए प्रमुख तत्व वायु दाब, तापमान, आर्द्रता, वर्षा तथा सौर प्रकाश की जो लंबी अवधि होती है वो औसतन से एक स्थान पर क्या होती है, बराबर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में क्या अंतर है। तो वनस्पति जगत में क्या आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पति जो भी चीज़ें हैं। और प्राणी जगत में पक्षी, मछली, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सम्मिलित होती है। ये इनमें अंतर है। जनसंख्या से होने वाले परिवर्तन की मुख्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। देखिए, जनसंख्या के होने वाला जो परिवर्तन है उसकी मुख्य प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें शामिल है। एक तो होता है प्रवास, व्यक्ति काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। जन्म, व्यक्तियों का जन्म होता है तो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, या फिर मृत्यु होती है तो परिवर्तन होता है। तो ये कारण परिभाषित कर सकते हैं। अब भारत की मानचित्र में देखिए, एक तो कोरोमंडल। तो कोरोमंडल जो स्थान है ये तमिलनाडु में अगर भरा है बच्चों ने तो ये बिल्कुल सही होगा। कौन सा कोरोमंडल, तमिलनाडु में। दूसरा है छोटा नागपुर, तो ये देखिएगा झारखंड में है, मेन है। वैसे तो ये थोड़ा सा दक्षिण बिहार भी है, दक्षिण
उत्तरी छत्तीसगढ़ है, पश्चिमी बंगाल का पुरुलिया ज़िला भी है, उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी है। इन जगह पर क्या है, छोटा नागपुर है, लेकिन मेन है वो झारखंड। अगर यहाँ पे भरा है तो ये बिल्कुल हम सही कर सकते हैं। गंगा नदी कहीं उससे निकलती है तो लंबा चौड़ा है, कहीं ना कहीं तो टिक बच्चों ने किया ही होगा। वुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर में अगर बच्चों ने किया तो बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में जो प्रश्न है वो किस तरीके से है। तो अर्थशास्त्र का पहला प्रश्न है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक बार से ज़्यादा फसल पैदा की जाती है तो उसको हम बहुफसल कहते हैं, बहुफसलीय कहते हैं। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न है, कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है तो उसको हम क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। वो क्या होता है, मानव पूंजी कहलाता है। मानव पूंजी है जो उत्पादन में, ज्ञान में, कौशल में, इसमें क्या करता है, सहयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इसका नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। 32 के बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 33। अन्नपूर्णा जो योजना है ये किस सन में लगाई गई थी, 2000, 1997, 92, 93। तो देखिए ये 2000 में इस योजना का प्रारंभ भारत में किया गया था, 2012 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। ये हम देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बच्चों ने जैसे राशन वितरण की जो प्रणाली है, किस तरीके से राशन कार्ड के माध्यम से सही तरीके से लोगों को राशन पहुंचाना और उसमें क्या क्या सामग्री है, इससे करके प्रश्न लिखा हुआ। 35 में उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। तो उत्पादन के कारकों में क्या होता है कि श्रम है, पूंजी है, कच्चा माल है, ये सारी चीज़ें उत्पादन के क्या होते हैं, मुख्य कारक है। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। देखिए, जो व्यक्तियों के अंदर कौशल होता है, ज्ञान होता है, वो संसाधन को बढ़ाने में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। जितने हमारे पास संसाधन होते हैं उनको हम ज्ञान से, कौशल से इनको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निर्धनता की भावी चुनौतियों का वर्णन करो। तो देखिए, भारत के अंदर गरीबी जो है उसके पीछे कारण है 5 कारण किसी तरीके से, जैसे जनसंख्या की वृद्धि, अशिक्षा का होना, असफलता, बेरोजगारी, असमान आर्थिक संसाधन, लोगों के पास समानता का अभाव, ये सारी चीज़ें मिलाकर किसी तरह के कोई भौगोलिक आधार पर भी है, तो इस तरह के कारण हैं। तो ये क्या है, चुनौती है, निर्धनता की भारत के समक्ष चुनौती है। तो ये था आज का 9th कैसेस का पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेंड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।